हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग की, और ये कंटिन्यूअसली चल रही है। ठीक है। आज की जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो होगा वो इवोपरेशन पे बनेगा। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे इवोपरेशन के ऊपर, देखेंगे इवोपरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस क्या है। इवोपरेशन की अगर मान लेते हैं कि इवोपरेशन होता है तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं चाहता हूं कि इवोपरेशन का रेट कम भी हो जाए, कभी कभी बढ़ भी जाए। यानी कौन से वो फैक्टर है जिससे इवोपरेशन को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये पूरी टॉपिक आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, सिर्फ थियरी है। बढ़िया से इसको जो भी लिखा जाए उसे नोट करिएगा, है ना। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। बार बार मैं कहता हूँ, बिना कॉपी पेन लिए आप ज्यादा देर तक उसे याद नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप वीडियोस देखिए तो आप अपने पास कॉपी पेन रखिए। कोई भी वीडियो आप देखिए, किसी की भी वीडियो देखिए, कॉपी पेन होना चाहिए ताकि आप उस पर कुछ नोट्स कर सकें, वो चीज़ याद रहे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है इवोपरेशन। इवोपरेशन, ठीक है। अब इवोपरेशन होता है क्या है, जरा देखिए। वीडियो आ रही है? हाँ ठीक आ रही है। इवोपरेशन, तो टॉपिक है हम लोगों का इवोपरेशन। क्या होता है इवोपरेशन, पहले ये देख लेते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग वेपराइजेशन पे देख लेते हैं। दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, पानी भाप बनता है, हमें मालूम है। पानी को भाप बनने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, हमें और आपको ये मालूम है। अगर कोई पानी बिना मुझसे हीट लिए वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यानी मैं एक्सटर्नल हीट उसे प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, एक्स्ट्रा कोई हीट उसको नहीं दे रहा हूं, और ऐसा करने के साथ मतलब हीट नहीं ले रही है वो, एक्सटर्नल हीट उसको जरूरत ही नहीं है, फिर भी वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे रहकर ही वेपर में कन्वर्ट हो जाए, क्या कहलाएगी? इवोपरेशन। फिर से मैं एक पानी हाथ में रखूं ऐसे, है ना। मैंने अपना हाथ इस तरीके से धो लिया। अब कुछ देर के बाद देखते ही देखते ये पानी गायब हो गया। मैंने इस पानी को देखा कि ये गायब हो गया। अगर ये गायब हुआ तो वेपर में बदला, तो क्या मैंने इस पानी को जो हाथ पे लगे हुए थे उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट दिया? नहीं, हीट नहीं दिया। अगर हीट नहीं दिया तो वो 100 डिग्री सेल्सियस गया भी नहीं होगा, यानी बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वो जो टेम्परेचर है ना, जो एक्सटर्नली उसको नहीं मिलता और एटमॉस्फेयर से वो कहीं से कलेक्ट कर लेता है, जिससे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, क्या कहलाता है? इवोपरेशन। और वेपराइजेशन कहता है नहीं, मुझे हीट चाहिए ही चाहिए, आप मुझे हीट प्रोवाइड करिए। यानी पतीली में रखा हुआ पानी अगर गर्म किया जा रहा है एक्सटर्नली और वो भाप में बने, वेपराइजेशन कहलाएगा। घर के अंदर जो फर्श रहता है उस पर जो हम लोग पोछा मारते हैं, पानी रह जाता है, कुछ देर के बाद वो उड़ जाता है, हम उसे हीट नहीं दे रहे हैं, यानी विदाउट एक्चुअल गेटिंग द एक्सटर्नल हीट वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसे को बोलते हैं इवोपरेशन। दोनों में फर्क समझ में आया? एक बोलता मुझे हीट दो, वेपराइजेशन। एक बोलता मुझे हीट की जरूरत नहीं, मैं अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो जाऊंगा, इवोपरेशन। तो आज हम लोग का टॉपिक है इवोपरेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इवोपरेशन की डेफिनेशन इजी है ना, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इवोपरेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ द प्रोसेस by which water change into vapor below its boiling point। बहुत इंपॉर्टेंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, उससे नीचे में ही ये भाप बन जाते हैं। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट without given external heat। मैं कोई और एक्सटर्नल हीट नहीं देता, और ऐसी सूरत में अगर वाटर चेंज हो जाए किसमें? वेपर में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो कहलाएगा ये इवोपरेशन। समझ आया? इवोपरेशन। अब इवोपरेशन जो होता है ना, वो एक इफेक्ट पैदा करता है। इफेक्ट, वो इफेक्ट क्या है? वो इफेक्ट है कूलिंग।
याद रखिएगा इसको, आगे चल के भी काम आएगा। इवोपरेशन अगर होता है कहीं पे तो डेफिनेटली वो अपना एक इफेक्ट छोड़ेगा और वो इफेक्ट होगा कूलिंग। यानी अगर आपको ठंडा महसूस हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी से इवोपरेशन हो रहा है। अगर आपको ठंडा महसूस नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी से इवोपरेशन नहीं हो रहा है। जैसे पसीने में भीग जाओ, है ना, और बहुत गर्मी होने लगे तो ऐसी सूरत में आप देखोगे पसीना सूख ही नहीं रहा है, यानी रेट ऑफ इवोपरेशन क्या है, अभी कम है। ठीक है, कुछ देर के बाद जैसे ही आप पानी के पंखे के पास जाते हो, हवा चलती है, धीरे धीरे सारा पसीना सूख रहा होता है और आपको महसूस होता है वाह चिल्ड कर रहा है, एकदम बढ़िया मजा आ रही है, ठंडा ठंडा जैसा। ये जो ठंडक महसूस हो रही है आप देखोगे कि पानी धीरे धीरे उड़ गया, ये इवोपरेशन हो रहा है। जब तक पसीना आपकी बॉडी पे था आपको ठंडक महसूस नहीं हुई, जैसे जैसे पसीना उड़ना शुरू हुआ, पानी बॉडी से उड़ना शुरू हुआ, आपको ठंडक फील होना शुरू हो गई। इसका मतलब है इवोपरेशन ही वजह बनता है कूलिंग की। समझ में आया? अब देखना है क्या क्या ऐसी चीज हम कूलिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। क्या कूलिंग को कम ज्यादा करने का मतलब क्या हुआ, इवोपरेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगली टॉपिक है फैक्टर अफेक्ट इवोपरेशन। 4 वो फैक्टर होते हैं जो इवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं। पहला टेम्परेचर, दूसरा विंड, तीसरा सरफेस एरिया और चौथा ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर क्या है, ध्यान से देखिए, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी चीज को गर्म करना शुरू कर दूं, यानी आसपास का टेम्परेचर धूप की वजह से बढ़ा दूं, धूप बहुत तेज पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ गया 50 डिग्री सेल्सियस, जल्दी जल्दी बॉडी से क्या होने लगेगा, वाटर सूखना शुरू हो जाएगा। तो रेट ऑफ टेम्परेचर को बढ़ाता चलाऊं, डिग्री बढ़ाता चला जाऊं, 28 डिग्री टेम्परेचर, 30 डिग्री टेम्परेचर, नौतपा आ गया भाई साहब, आग उगल रहा है गोला, है ना, सूरज क्या है, आग उगल रहा है, एकदम जान लो कि हालत बुरी है। तो ऐसी सूरत में क्या महसूस होता है कि बदन में पानी नहीं बचा। तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ इवोपरेशन फटाफट फटाफट, जमीन देखेंगे सूख जाएगी, पेड़ देखेंगे वहां नीचे भी ठंडा महसूस नहीं हो रहा, मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन बहुत तेजी से भाग रहा है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं क्या, टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवोपरेशन की। टेम्परेचर को बढ़ा दो इवोपरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को घटा दो इवोपरेशन घट जाएगा। चलिए समझ में आया। विंड को ले लेते हैं, विंड को अगर बढ़ाते हैं, भाई देख लो जाहिर सी बात है, ठंडी होती है, धूप नहीं निकलती, टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, तो हम अपने कपड़े को कैसे सुखाते हैं, है ना, एक डोर लगा देते हैं कमरे के अंदर, 4-5 पंखा चालू कर देते हैं, पंखा उसके ऊपर पड़ता है, हवा यानी पंखा नहीं, हवा उसके ऊपर पड़ती है और कपड़ा सूख जाता है। मतलब हवा भी टाइम क्या कर रही है, इवोपरेशन के रेट को बढ़ा रही है, घटा रही है। अगर मैं विंड को बढ़ा दूं तो इवोपरेशन भी बढ़ जाएगा, विंड को घटा दूं इवोपरेशन घट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं क्या, विंड की स्पीड ना, स्पीड ऑफ द विंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवोपरेशन। 2 फैक्टर मिले, बोलिए हाँ मिल गए। विंड को अगर बढ़ा दिया जाए रेट ऑफ इवोपरेशन हाइट हो जाएगा, तभी चलते हुए पंखे के नीचे जब हम आते हैं हमको ज्यादा ठंडक महसूस होती है, यानी इवोपरेशन बहुत तेजी से हो रहा है। धीमे धीमे हवा चलती है तो हम लोग को महसूस होता है यार हल्का हल्का ठंडा, और वही हवा अगर तेज हो जाए तो और ज्यादा ठंडक महसूस होने लगती है। मतलब फटाफट हमारी बॉडी से पानी क्या हो रहा है, सूख रहा होता है। ड्रायर हम लोग नहीं देखते हैं क्या, बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या निकलता है, हवा निकलता है, टेम्परेचर भी बढ़ा देता है। अब जितनी तेजी से आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे बाल उतनी तेजी से सूखेगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ इवोपरेशन हाई हो जाता है। ठीक है, आप उसमें टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना भाई, हवा चलाना है, तो आप हवा भी तेजी से चलाओ तभी आपका बाल क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, अगला हिस्सा सरफेस एरिया कह रहा है, सरफेस एरिया को अगर मैं बढ़ा दूं तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। चलिए सर इसको समझाइए, पहले इसको लिख लेते हैं। सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है रेट ऑफ इवोपरेशन को। समझते हैं, थोड़ा सा पानी एक जगह इकट्ठा है, मान के चलो यहाँ पर ये हमारा सरफेस है, इस तरीके से यहां पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया, मैं चाहता हूं कि ये भाप बन के जल्दी से उड़ जाए। भाई घर पे कोई पोछा लगाए और आपसे वहां पर जल्दी से पानी गिर जाए तो आप क्या करोगे, फौरन कुछ ना कुछ व्यवस्था करोगे,
नहीं तो तांडव तो होने ही वाला है ना। बड़ी बहन ने पूछा मारा, मम्मी ने पूछा मारा, या कोई भी आपकी वाइफ ने भी पूछा मारा, अगर है ना, जो भी घर का लोग है वो जो पोछा मारे मेहनत कर रहे हैं, आपने क्या किया, एक गिलास पानी उस पर गिरा दिया थोड़ा सा। अब जो पोछा मार रहा है वो वापस आए उससे पहले वो गायब हो जाना चाहिए। नॉर्मली आप पंखा उनका खूब तेजी से उसके ऊपर लगा दो, थर्मामीटर वो सब हीट वेट लगा दो, तभी वो बहुत तेजी से सूखेगा नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, टी शर्ट उतारते हैं फट से और उसके ऊपर ऐसे रगड़ देते हैं। जैसे ही हम रगड़ते हैं हम क्या देखते हैं, हम इस पानी को फैला रहे होते हैं। पहले तो वो पर्टिकुलर बस इतनी एरिया में था, लेकिन इस बार पानी, उसी पानी को मैंने इतनी एरिया में फैला दिया, यानी जो इतने लेयर में था वो एकदम पतला लेयर हो गया। जैसे ही वो पतला लेयर हुआ फौरन वो इवोपरेट हो गया। यानी अगर मैं सरफेस एरिया को बढ़ा दूं तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाता है, सरफेस एरिया को घटा दो रेट ऑफ इवोपरेशन घट जाता है। ये चीज समझ में आई बात। चलो बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ये बहुत समझ में नहीं आता है, होता क्या है ह्यूमिडिटी, पहले ये देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की एयर की, एयर है क्या, गैस का मिक्सचर, चलो गैस ले लेते हैं। और गैस में मॉलिक्यूल्स बनाया जाए तो ये क्या है, खाली जगह है। ये देखो, ये इसकी खाली जगह है, यहाँ पर ये खाली जगह, इस जगह पर ये खाली, तो ढेर सारी खाली स्पेसेस है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने कुछ खाना बनाया रखा है ऐसे, और उसके अंदर से वो भाप निकल रही है। ठीक है, भाप निकल रही है, वो भाप जो वेपर के फॉर्म में है वो कहाँ जा रही है, ये खाली जगह में जल्दी भरना शुरू हो जा रही है, इस तरीके से फिलअप हो जा रही है। अब एयर में पानी का अमाउंट भर गया। ठीक है, एयर में, एयर के मॉलिक्यूल्स में, एयर के पार्टिकल्स में पानी का अमाउंट वेपर के फॉर्म में घुस के इकट्ठा हो गया। ठीक है, अच्छा पहले तो ये देख लो ह्यूमिडिटी होती है, अमाउंट ऑफ वाटर, जो भी आप वेपर के फॉर्म में अमाउंट ऑफ वाटर देखते हो ना, भाप, वो पानी के पास जितनी है, प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। या मैं कह सकता हूं ऐसा सिंपल में, जो भी पानी का अमाउंट हवा के पास पाया जाए वही उसका ह्यूमिडिटी कहलाता है। अगर पानी का अमाउंट हवा में ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा, पानी का अमाउंट अगर कम है हवा में तो ह्यूमिडिटी कम। क्लियर हो गया। मैं हवा, मेरे पास पानी है, ठीक है, मैं हवा हूं अगर, तो मेरे पास जितना पानी होगा, जो भी पानी होगा, वो ह्यूमिडिटी को डिफाइन करेगा। यानी एयर के पास पाए जाने वाला वाटर मॉलिक्यूल्स ही ह्यूमिडिटी होता है। अब अगर वो ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर वो कम है ह्यूमिडिटी कम। अब देखिए, एक और लोग खाना बना रहे हैं यहाँ पर, उनका भी भाप निकल रहा है खाने का। ठीक है, उस खाने का भी भाप निकल रहा है। अब ये कहाँ जाएगा, एयर के पार्टिकल के पास, और एयर का पार्टिकल बोलेगा भाई साहब मेरे पास पहले से ही जगह फुल है, अब मैं और पानी के पार्टिकल्स नहीं ले सकता। इसका मतलब है इस वाली एयर के पास ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आसपास में जो वेपर इधर उधर टहल रहे हैं, जो के पास काइनेटिक एनर्जी है, लैटेंट हीट है, जो गर्मी को और फैला रहे हैं, वो इस एयर के पास नहीं हो सकते। अब एयर क्या करती है, मूव करती रहती है लगातार। अब यहां से चली, यहां गई, फिर आगे बढ़ी, तो हर जगह से वो वेपर को क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है। भाई साहब एक टाइम होगा उसका पानी का एरिया जो है, एयर का जो एरिया है वो पानी से पूरी तरह से फुल हो जाएगा। फिर जब वो आगे जाएगी और बोलेगी अरे आप भी पानी दे रहे हो मुझे, तो वो कहां से एक्सेप्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अगर नहीं कर पाएगी तो वो उसी को वहीं छोड़ देगी, यानी वेपर निकलेगा तो जरूर पर वो वहां से हट नहीं पाएगा, यानी रेट ऑफ इवोपरेशन। अब नीचे वाला जो है कहेगा मैं और इवोपरेशन करा रहा हूं, और इवोपरेशन, और ऊपर वाला इवोपरेशन वेपर कहेगा भाई मैं इतना निकाल रहे हो, मैं जाऊं कहां पर, एक काम करो अपना प्रोसेस थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि जब मुझे कोई लेने वाला आएगा, मैं यहां से हटूंगा, तब नया वेपर उस जगह पर आएगा, लेकिन लेके जाने वाले के पास पहले ही से ही क्या है, पानी भरा पड़ा है। मतलब एयर के पास पहले से ही पानी भरा पड़ा है, वो और पानी आसपास से ले नहीं सकता, रेट ऑफ इवोपरेशन डाउन। यहां पर आती है थोड़ी सी चीज, यानी अगर ह्यूमिडिटी को बढ़ा दिया जाए तो इवोपरेशन घट जाता है। ध्यान रखिएगा, ह्यूमिडिटी को बढ़ा देने से इवोपरेशन का रेट घट जाता है। और यहां पर एक नया फैक्टर आता है कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवोपरेशन, मतलब उल्टा। हीट, ह्यूमिडिटी, हीट नहीं है, ह्यूमिडिटी बढ़ी, इवोपरेशन घटा। जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उतना इवोपरेशन घटेगा। ठीक है, तो ये वो फैक्टर हैं जिनसे रेट ऑफ इवोपरेशन को कम ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में आखिरी में वो दिए हुए हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, नोट कर लीजिए, पर से उसके बारे में डिस्कशन हो जाए थोड़ा सा। हो गया, चलिए। इवोपरेशन एक फिनोमेना शो कर रहा है कूलिंग का, और उससे कुछ कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, ठीक है। इवोपरेशन कुछ फिनोमेना शो कर रहा है कूलिंग का, और उससे कुछ कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसी को डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये कहते हैं ना कि अगर कूलिंग इफेक्ट हो रहा है तो हम क्या क्या कर सकते हैं उससे, है ना। कूलिंग इफेक्ट हो रहा है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसा सवाल ये है कि एक कप में चाय रखी हुई है ना, एक कप में चाय रखी हुई और हम उसको पीने की कोशिश कर रहे हैं। एक कप में चाय रखी हुई है, हम लोग उसको पीने की कोशिश कर रहे हैं, और एक सॉसर, जिस प्याली, थोड़ा सा सॉसर है, उसमें चाय रखी हुई है। जब हम उसको पी रहे हैं तो दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है। जब हम कप वाली चाय को पी रहे हैं तो हमारा मुंह जल जा रहा है, हमारे होंठ, हमारी लिप्स और हमारी टंग्स जो है वो जल जा रही है। जबकि सॉसर वाली चाय जो फैली हुई है उसको पी रहे हैं तो नहीं जल रहा है। अगर हम कप की पी रहे हैं तो काफी टाइम लगा रहे हैं इसको पीने के लिए, क्यों? क्योंकि वो जल रही है। जबकि सॉसर में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि कप का सरफेस एरिया छोटा है, हीटनेस कम नहीं ज्यादा रहेगी, क्योंकि रेट ऑफ इवोपरेशन उसमें कम हो जाता है। और अगर मैं सॉसर में देखूं तो उसका सरफेस एरिया चौड़ा है। अब अगर सरफेस एरिया चौड़ा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। समझ में आया? तो सॉसर में चाय जल्दी से हम लोग सिप करके पी लेते हैं, कप में उससे कम। इसकी वजह सिंपल सी है कि सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, रेट ऑफ इवोपरेशन उसमें ज्यादा होता है, तो कूलिंग इफेक्ट भी उसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कप में। क्लियर हो गया? दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि एक इंसान है जो दौड़ रहा है, वो पसीने से थक गया, पूरा भर गया पसीने से। उसे धीरे धीरे क्या होने लगा, एक जगह जब रुका तो उसे थोड़ा ठंडा, पूरी बॉडी उसकी ठंडी हो गई। जबकि बॉडी गर्म होनी चाहिए, उसकी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो दौड़ रहा होता है तो ऐसी सूरत में वर्क होता है ना, और बॉडी क्या करती है, स्वेट्स बाहर निकालती है, पसीने को बाहर निकालती है। जितना पसीना बाहर निकलता है, रुकने के बाद फटाफट रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। आसपास की हवा, धूप, टेम्परेचर, ये सारी चीजें उसको क्या करती हैं, इवोपरेट करती हैं। जैसे जैसे पसीना उसके बॉडी से निकल रहा होता है वैसे वैसे उसको ठंडक महसूस होती है। ठीक है। अब एक सवाल ये है कि गर्मी के दौरान मिट्टी के घड़े को हम लोग रखते हैं तो वो घड़े के अंदर रखा हुआ पानी जो होता है वो ठंडा ही रहता है, गर्म क्यों नहीं होता? बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। अर्दन पॉट है ये हमारा, ठीक है, अर्दन पॉट है, थोड़ा सा बहुत खूबसूरत अर्दन पॉट बन गया है ना। तो आप थोड़ा सा इससे अच्छा बनाइएगा, मेरा तो काफी ज्यादा बेहतर बन गया, ऑस्कर लेने लायक। तो क्या होता है कि अर्दन पॉट बना है मिट्टी से, और मिट्टी में पाए जाते हैं छोटे छोटे छेद। देखो ये हो गया सूरज, और सूरज के अंदर गर्मी होती है और वो हीट और लाइट को उठाकर कहां फेंक रहा है, गर्मी में, मटके के ऊपर, और अंदर रखा हुआ है पानी। ठीक, पानी क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी, फ्लो होने की प्रॉपर्टी के साथ साथ इस छोटे से पॉइंट से थोड़ा 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 निकल रहा होता है आउटर सरफेस में, और एकदम ऊपर वाली पहली लेयर मिट्टी के, उसके ऊपर एक अपनी पानी की लेयर बना लेता है। तभी मिट्टी के घड़े को देखो ऊपर से गीला गीला जैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर रखे हुए पानी में से कुछ कुछ पानी को बाहर निकालता है। वो जो छोटा छोटा छेद होता है वो कहता है कि एक काम करो भाई साहब, आप थोड़ा थोड़ा हमारे पास बाहर निकलो। तो ये बाहर निकल के यहां पर एक लेयर फॉर्म कराते हैं, और वो लेयर वाटर की होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जब ये सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो वो डायरेक्टली मटके पे ना पड़ के पानी के ऊपर पड़ती है। जैसे ही पानी के ऊपर पड़ती है, पानी इस हीट की आई हुई, यानी इस रोशनी में आए हुए जितने भी हीट होते हैं, रेडिएशन होते हैं, उन सब को एब्जॉर्ब करके वेपर के फॉर्म में आगे चला जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, मतलब यहां से पानी का पार्टिकल वेपर बन के उड़े, जगह खाली, दूसरा पानी आ गया। अब ऐसा होने से क्या फायदा होता है,
जो भी सूरज की गर्मी है वो मटके तक पहुंच ही नहीं पाती, वो तो पहली लेयर पे ही रह जाती है और पहली लेयर का पानी फौरन वेपर में बन के वेपर मतलब पानी जो होता है वेपर फॉर्म करके इवोपरेट कर जाता है। तो उसकी हीट मटके के अंदर पहुंच ही नहीं पाई। जब हीट नहीं पहुंच पाई तो अंदर रखा हुआ पानी गर्म कहां से होगा, वो तो कूल ही होगा ना। समझ आया कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक। एक और हिस्सा आता है कि सर हमने क्या किया, हमने एक ग्लास ले लिया और उस ग्लास में हमने एक कोल्ड ड्रिंक डाल दी, ठीक है, हमने उसके अंदर एक कोल्ड ड्रिंक डाल दी कैंपा, चलिए भर दिया सर, और उसका जो टेम्परेचर था वो ठंडा था, है ना। पानी जो कोल्ड ड्रिंक है वो काफी ज्यादा ठंडी है, शीशे का गिलास है, बहुत ज्यादा ठंडी है। कुछ देर के बाद सर जब हम देखते हैं तो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं पानी के वो गिलास के बाहर टहल रहे होते हैं। टहलने का मतलब चिपक के ड्रॉप बाय ड्रॉप एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं और इतने होते हैं कि वो फ्लो करके नीचे की तरफ आते हैं। तो सर ये बताइए, क्या गिलास में छेद पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से अंदर रखा हुआ पानी बाहर आ रहा है, या आपने पानी को छिड़का? तो सवाल यह है कि ठंडे कोल्ड ड्रिंक को अगर ग्लास में रखा जाए या आइस वाली किसी चीज को ग्लास में रखा जाए, ठंडा पानी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक को अगर ग्लास में रखा जाए तो ग्लास के बाहर जो पानी के ड्रॉप्स होते हैं वो कहां से आ जाते हैं? बहुत अच्छा चीज है। अब देखिए क्या होता है, जो कोई भी हम लोग खाना वाना बनाते हैं, है ना, जो भी किचन में खाना वाना बनता है ना, उन सब से क्या निकलता है? वेपर, हर जगह, है ना। पत्तियां अपने अंदर से लगातार इवोपरेशन करती है ना, रेस्पिरेशन का प्रोसेस। हमारी बॉडी से हमेशा पसीना निकल रहा होता है। तो जो भी पानी जमीन से, ह्यूमन बॉडी से, प्लांट्स की पत्तियों से निकल रहे, वो कहाँ जा रहे हैं? वो एयर के पार्टिकल्स के पास जा रहे हैं। अब उस एयर के पार्टिकल्स के पास जब जा रहे हैं तो एयर की जो टेम्परेचर हीट होती है वो हीट थोड़ी सी बढ़ जाती है, गर्म हो जाती है हवा। अब क्या होता है, जब हवा इधर से चलती है इस तरीके से तो वो टकराती है किस चीज से? वो टकराती है उस भरे हुए ग्लास से जिसमें कैंपा ठंडा रखा हुआ है। जैसे ही एयर इससे टकराती है, मुलाकात होती है, कैंपा बोलता है एक काम करो, मेरे पास बहुत ज्यादा ठंडी है, आप वो ले लो और बदले में आप अपनी गर्मी हमें दे दो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, है ना। ये अपनी हीट इसको प्रोवाइड कर देता है और ये अपनी कोल्ड इसको प्रोवाइड कर देता है। जैसे ही इसका कोल्डनेस, एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट जो इसके पास थी वो खत्म होने लगती है। अब जैसे ही खत्म होती है, जो वेपर था वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है और यहां पर पाया जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक ट्रांसफॉर्मेशन लगातार क्यों ना हो। लेकिन एक टाइम आता है जब दोनों की एनर्जी, एनर्जी इंटरनल और एनर्जी एक्सटर्नल, ये दोनों जब आपस में इक्वल हो जाती है ना, लोअर एनर्जी एंड हायर एनर्जी दोनों जब आपस में इक्वल हो जाती है तो एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। अब जब एनर्जी का फ्लो रुक जाता है तब हम कहते हैं अब बची जितनी हीट इसके पास है एग्जैक्टली उतनी हीट ग्लास के अंदर के पास है। अब ग्लास बाहर वाली की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसे दूसरे स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। समझ में आया बात? इसका मतलब है सिंपल सा, ग्लास के बाहर जो वेपर पाया जाता है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से होता है, हीटनेस एंड कोल्डनेस को ट्रांसफर करने की वजह से होता है। वेपर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में क्योंकि वो अपनी कोल्डनेस दे रहा है, हीटनेस को एब्सॉर्ब कर रहा है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक वैसे के वैसे रखी रहती है और जो ड्रॉप ऑफ वाटर हो वो गायब हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या हो गई, दोनों की बराबर हो गई। समझ में आया? ठीक है। तो हम लोगों ने जो देखा वो इवोपरेशन का फैक्टर देखा आज, उनके फैक्टर्स कितने कितने होते हैं, 4 हम लोगों ने फैक्टर को देखा। और साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा कि इवोपरेशन इफेक्ट क्या करता है, इवोपरेशन कूलिंग इफेक्ट करता है ना। जैसे मान के रखो किसी का मिट्टी का दरवाजा है सामने, है ना, तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो वो क्या करते हैं ना, गांव वाले लोग, जो चाचा दादा लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं उसको छिड़काव करते हैं, है ना, दरवाजे के सामने जो होता है पानी को छिड़काव करते हैं। कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कि पानी वहां से गायब हो जाता है और वो एरिया जहां पर पानी फेंका गया था वो ठंडा हो जाता है। ये इफेक्ट कहां से आया? इवोपरेशन से आया। ठीक है, समझ में आया? तो उम्मीद है कि आपको ये इवोपरेशन बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इवोपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर की एनसीईआरटी क्वेश्चन को, बारीकी से अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नोट्स बनाइए। टेक केयर, बाय बाय।